नाम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एल्गोरिथम शब्द जो है वो फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से क्या किया गया है, लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 से 7 में भगा देते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बार लगाते हैं। कितना बार, तो 2 बार, तो 3 दूना कितना आ गया, 6। अब शेष कितना बच गया, 1, तो 1 को क्या कहा जाता है, शेष कहा जाता है। 2 क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। 3 क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और 7 जो है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। और हम लोग सूत्र भी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना क्या, भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। और इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या किया गया है, भाज्य को क्या मान लिया गया है, ए, और भाजक को बी, और भागफल को क्यू, और शेष को क्या मान लिया गया है, आर मान लिया गया है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है ना। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक कथन है जिसके आधार पर क्या किया जाता है, किसी दूसरे तथ्य या कथन को प्रमाणित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यदि ए और बी, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तथा Q एवं R, Q एवं R एक अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो A बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन यहां पर क्या है कि R लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके कथन को देखते हैं। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्लियर है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 100 एक क्या है, भाज्य संख्या है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, तो कितना बार लगा, 50 बार। 2 से देंगे तो कितना बार लगेगा, 25 बार। अब किससे लगेगा, 5 से, तो कितना बार लग गया, 5 बार, है ना। तो अब 100 बराबर कितना आ गया, तो 2 गुना 5 गुना कितना, 5 आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना कितना, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आ गया, तो 2 और 5। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं आ सकता है। मतलब क्या कि 2 और 5 जो है 100 के अभाज्य गुणनखंड का क्या है, अद्वितीय है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मतलब 100 क्या है, भाज्य संख्या है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। एक और हम लोग क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे 80 है, क्या है, 80। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगेगा, कितना आ गया,
40, फिर 2 से लेंगे तो कितना बार लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा कितना बार 10 बार, फिर 2 से लगेगा कितना बार 5 बार। तो 80 बराबर अब कितना आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 5, तो अब 2 कितना बार 4 बार, तो 2 पे घात 4 और कितना क्या गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि 2 और 5 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 80 क्या है भाज्य संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से, बताएं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि क्वेश्चन क्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7, इसको दिखाना है कौन संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जस्ट अब उसका विलोम कीजिए। तो विलोम क्या कहेगा कि यदि कोई भाज्य संख्या का गुणनफल है तो वह कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लाएंगे। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और यही कह भी रहा है क्वेश्चन कि बताएं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना में भी 7 है और यहाँ पर भी प्लस में भी 7 है। तो हम लोग यहाँ से 7 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 11 गुना 13 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। अब 11 गुना 13 है तो 11 गुना 13 का मान कितना हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 3 बचा, 13 एकम 13 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना हो गया 143 प्लस कितना 1 हो गया। तो 7 गुना 143 प्लस 1 कितना हो गया 144। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 से 14, 2 दुना 4, फिर किससे लगेगा 2 से, तो 36 दुना 72, फिर 2 से लगेगा कितना बार में 18 दुना 36, फिर 2 से लगेगा कितना बार में 9 बार में, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9, है ना। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 3। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घात के घटते क्रम में लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना आ गया 7 आ गया, है ना। तो यहाँ पर 7 अंतिम में है, 144 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक 3 तक आ गया, 7 को ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर सभी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से यदि अभाज्य संख्या का गुणनफल है तो वह कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 7 अभाज्य संख्या का गुणनफल है। किसका गुणनफल है, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, गुणनफल है। इसीलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बताएं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 5 एक क्या है, भाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो जिस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल किए हैं उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या है 5 है। तो प्लस में क्या है, सबसे पहले देखना है कि प्लस में क्या है। तो प्लस में कितना है 5 है, और उसको देखना है कि गुना में भी है कि नहीं है। तो गुना में भी है 5। तो हम लोग यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया 7 गुना 11 गुना
13 प्लस, अब 5 तो यहाँ से कॉमन आ गया है तो कितना बच गया, 1 बच गया है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना 11, तो 11 सत्ते कितना आ गया 77, गुना कितना 13 प्लस कितना 1। क्लियर है। तो अब 5 तो कॉमन में रखेंगे ही। अब यहाँ पर 13 गुना कितना करेंगे 77 करेंगे, तो 13 पंचे 65, 13 का 78, 13 सत्ते कितना आ गया 91, 1 और 9 और 13 सत्ते 91 और 9 कितना आ गया 100, प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 5 गुना 101 सॉरी 1001 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1002। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 1002 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1002 का क्या करेंगे, एक 14, अब तो 3 से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से 11 से नहीं लगेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ही लिख देंगे। तो कितना हो गया, तो 5 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 167, है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना हो गया 167। अब देखिए कि यहाँ पर ये सभी कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से यदि अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा तो वह कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। और प्रश्न क्या कर रहा है, बताएं कि इतना एक कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि चूंकि 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 167 अभाज्य संख्या का गुणनफल है। कौन संख्या का गुणनफल है, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, गुणनफल है। इसीलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से अब विलोम से क्या होगा, तो यहां पर देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 5 एक क्या होगा, भाज्य संख्या है। एक कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो दर्शाएं कि 6 टू द पावर n का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से समझिए। दर्शाएं कि 6 टू द पावर n का इकाई अंक कहां पर शून्य पर समाप्त होगा, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले मान लेंगे क्या, तो माना कि a बराबर कितना 6 टू द पावर n। अब हम लोग 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 पर पावर कितना n। और इसको अब हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पर पावर n गुना कितना 3 पर पावर n। अब क्या कह रहा है कि अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में किसका, तो 2 और 5 का होना क्या है, अनिवार्य है। तभी 6 टू द पावर n का इकाई अंक क्या होगा, शून्य हो सकता है। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और कौन है, 3 है। तो 6 टू द पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, कि चूंकि a के अभाज्य गुणनखंड में किसके, a के अभाज्य गुणनखंड में
ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, जबकि इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अतः 6n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सीख लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछने का संभावना होता है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q। a बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, 4q। क्लियर है? a बराबर क्या मान लेंगे, 4q। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हैं। a बराबर क्या होता है, bq + r, और कंडीशन क्या होता है कि r इज लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अब इस सूत्र को इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, तो a के स्थान पर a है, लेकिन b के स्थान पर क्या है, 4 है, q के स्थान पर q है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो b का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब b का मान 4 हो गया, तब r का जो मान होता है वो b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, तो 0, 1, 2 और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब b से छोटा, मतलब 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कौन कौन सा संख्या हो सकता है, तो 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी को लेंगे। यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 0 बराबर क्या हो गया, 4q। पुनः यदि क्या हो, r बराबर 1 हो, r बराबर क्या हो, 1 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 1। और यह कौन सा पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक। और यह कौन सा पूर्णांक होता है, तो सम पूर्णांक होता है। क्लियर है? अब हम लोग पुनः क्या करते हैं कि यदि r बराबर 2 हो, कितना हो, r बराबर 2 हो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 4q प्लस कितना हो जाएगा, 2 होगा। और यह कौन सा पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। पुनः यदि r बराबर कितना हो, 3 हो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 4q + कितना, 3। और यह कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्लियर है? तो अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप का होता है। तो अब देखिए 4q + 3 कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। 4q + 3 विषम पूर्णांक है, और 4q + 1 भी क्या है, विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्या, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप का होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।